अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। उत्तर प्रदेश की सरकार को 4 साल हुए अभी कुछ दिन पहले, और ऐसा हो ही नहीं सकता था कि कोई अखबार पढ़ता हो और टेलीविज़न देखता हो और उसको ये पता ना चला हो। सरकार ने कई कई पन्ने के पूरे पूरे पन्ने के विज्ञापन अखबारों को दिए, फिल्में बनवाई, टेलीविज़न चैनलों को बांटी गई, उनको दिखाया गया, विज्ञापन की तरह दिखाया गया होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था कि आपको ये पता न चला हो कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आदित्यनाथ जी की सरकार को 4 साल पूरे हो गए। और सरकार ने उन विज्ञापनों में कहा क्या? कहा कि सब जो दशकों में नहीं हुआ हमने 4 साल में करके दिखा दिया। वो शिक्षा हो कि रोजगार हो कि बुनियादी सुविधाएं हों कि कानून व्यवस्था की स्थिति हो या आस्था हो, कुंभ के आयोजन का विशेष रूप से जिक्र किया गया। वो इलाहाबाद हो या अब हरिद्वार, दोनों का उल्लेख है। और एक बात और उसमें कही गई कि स्वास्थ्य पर सरकार का विशेष ध्यान है, और इस सरकार के आने के बाद से उत्तर प्रदेश में निवेश कई गुना बढ़ गया है। अब ये तो एक बात हुई जो सरकार ने कहा, और अगर सरकार विज्ञापन दे के कहती है और आपके कान में और आपकी आंखों में वही चीज़ बार बार उतारने की कोशिश करती है तो कुछ ना कुछ तो उतर ही जाता होगा। मतलब आप मानने लगते हैं कि सब ठीक ठाक है। अखबार में जो छुटपुट खबरें छपती हैं कि ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, उस पर ज़्यादा भरोसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार कह रही है कि सब तो ठीक, हमने सब ठीक किया है, सब चकाचक। तो अगर सरकार ये कहती है और उसका पूरा अमला इस बात पे लगा हुआ है कि ये साबित कर दे कि सब ठीक है, तो आप कौन? किस बात की आलोचना आप करते हैं? अब देखिए, किसी ये दुनिया भर की चीज़ें हो रही थी। अब किसी ने अचानक पता नहीं किसकी मति मारी गई थी कि इसी समय जब सरकार को 4 साल हो रहे थे, एक एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, उसकी एक रिपोर्ट आती है दुनिया भर के बारे में, वो आ गई। मतलब आयन उसी समय जब 4 साल हुए थे, जलसे हो रहे थे, उसी समय ये रिपोर्ट आ गई, एयर क्वालिटी की रिपोर्ट। और एयर क्वालिटी रिपोर्ट ने क्या कहा? कहा कि सब ठीक नहीं है। कम से कम हवा पानी तो उत्तर प्रदेश में बहुत गड़बड़ है, और पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, कुछ खास इलाके में ज़्यादा गड़बड़ है। एक तो जहां आदित्यनाथ जी बैठते हैं वहीं गड़बड़ है, थोड़ा लखनऊ में, कानपुर में गड़बड़ है। लेकिन अयोध्या बिल्कुल साफ सुथरी है, अयोध्या में कोई समस्या नहीं है। वहाँ हवा साफ है, पानी साफ है, और धार्मिक आस्था तो लोगों की है ही है अयोध्या के बारे में। तो जो रिपोर्ट आई उसमें पहली बात तो ये कही गई थी कि दिल्ली लगातार तीसरे साल दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है, दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी है। और शहर के हिसाब से थोड़ा नीचे है, लेकिन राजधानियों में नंबर 1 है। इसके बाद उसमें शहरों की सूची दी गई, और उस सूची में 30 में से, पहले 30 में से 22 शहर भारत के निकले। चलिए, इससे योगी जी का क्या मतलब? वो तो संत पुरुष हैं और उनके ऊपर आप इस तरह की बात कर भी नहीं सकते उनके बारे में। लेकिन भारत के 30 में से 22 शहर गंदे शहरों की सूची में शामिल है। वो भी छोड़ दीजिए, दिल्ली का मसला छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश पर आते हैं। उत्तर प्रदेश जो 10 सबसे गंदे शहर दुनिया के हैं, सबसे गंदे, उनमें से 6 उत्तर प्रदेश में। और गाजियाबाद
तो जिनजियांग जो चाइना में है वो सबसे गंदा बताया गया कि वो सबसे गंदा शहर है, राजधानी नहीं, शहर। जिनजियांग सबसे गंदा शहर है और दूसरे नंबर पर गाजियाबाद। तो अब आप देखिए कि गाजियाबाद दूसरे नंबर पर है, और अगर वो सूची गिन लें आप तो तीसरे नंबर पर बुलंदशहर, चौथे पर बिसरख, पांचवें पर जलालपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये सब है। और कानपुर लखनऊ तो मैंने आपको बताया वो भी 10 में शामिल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको इस तरह देखा जाना चाहिए कि अयोध्या साफ सुथरी है और बिसरख गंदा है। अब ये मेरा शायद मेरी किस्मत में ही लिखा था कि मेरा जन्म अयोध्या में होगा और मैं रहूंगा बिसरख में। बिसरख थाना ही लगता है जहां मैं अभी रहता हूं। इन दोनों में अंतर क्या है? अयोध्या श्री राम का जन्म स्थान है और बिसरख रावण का जन्म स्थान। तो अंतर तो है ही। अयोध्या साफ सुथरी है, बिसरख गंदा है। और ये सारे इलाके, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये सब बिसरख का ही क्षेत्र पूरा पहले लगता था। गाजियाबाद वगैरह सब बिसरख का पूरा क्षेत्र था। यहाँ जंगल हुआ करते होंगे पहले, जो पौराणिक कथाएं हैं और जिनमें वाल्मीकि ने भी लिखा है, और इस तरह का उल्लेख और भी जगह मिलता है जिसमें कहा गया है कि रावण का जन्म बिसरख में हुआ था। स्थानीय लोग मानते भी हैं कि रावण का जन्म यहीं हुआ था। वो दिवाली वगैरह नहीं मनाते हैं, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। रावण के पिता विश्रवा थे, ऋषि विश्रवा। अब विश्रवा शिव भक्त थे, उन्होंने एक बड़ा शिव मंदिर बनाया था और ये पूरा इलाका वन था, जंगल था, घना जंगल। उसके बीच में उन्होंने अपनी कुटिया बना रखी थी, उसमें रहते थे। तो अब देखिए कि विश्रवा जो हैं वो, उनकी जितनी संतानें थी उसमें कुबेर थे, जो संपदा और रुपए पैसे के भगवान माने जाते हैं। रावण उसी में थे। और विश्रवा खुद ऋषि पुलत्स्य के पुत्र थे, और अगस्त मुनि जो थे उनके भाई थे। ये लोग कहते हैं कि विश्रवा ही बिगड़कर बिसरख हुआ, इसलिए इसका महत्व है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आदित्यनाथ जी ने, संत व्यक्ति हैं, अपना एक ही भगवा रंग का कपड़ा पहनते हैं, कोई तामझाम नहीं, कोई चटक मटक नहीं। उन पर उन्होंने भेदभाव किया अयोध्या और बिसरख के बीच में, ये आरोप नहीं लगाया जा सकता उन पर। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये सच है, और दुनिया में इस सच को, उस रिपोर्ट के बाद तो सारी दुनिया ने देखा कि ये सच है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा, सफाई होगी, नदी बिल्कुल ठीक रहेगी, नगर में कोई गंदगी नहीं होगी, क्योंकि वो भगवान राम का जन्म स्थान है। तो बिसरख को क्यों भूल जाएं? ये ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है क्योंकि ये जो उल्लेख मिलते हैं, कुबेर लंका में थे और रावण ने उनको भगा के लंका पर का राज ले लिया था और वहाँ वो राजकाज कर रहे थे। वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख आता है कि रावण कितना सफाई पसंद था। विद्वान तो था ही, वैद्य था, ज्योतिषी था, संस्कृत का पंडित था प्रकांड, उसने बहुत सारी किताबें लिखी कहते हैं, और संहिताएं लिखी हैं, रावण संहिता भी उनमें से एक। लेकिन जो खास बात वाल्मीकि ने जिसका उल्लेख किया है वो साफ सफाई का है। इतने उद्यान, इतनी वाटिकाएं उसने लंका में बनवाई थीं, और उनमें किस तरह की वनस्पतियां थीं, कैसे फूल थे, कैसी
उसका मार्ग कैसा था, सबका विवरण है उसमें। बल्कि हनुमान जी जब लंका पहुंचते हैं तो वो कहते हैं, वाल्मीकि कहते हैं कि भेरी मृदंग भिरुतम शंख घोष विनादितम। भेरी मृदंग भिरुतम शंख घोष विनादितम नित्यार्चित पर्वसुतम पूजितम राक्षस सदा। समुद्र मित्रम गंभीरम समुद्र समनीह स्वनम महात्मनो महद्वेरम महारत्नम परिच्छदम। तो महात्मा कहते हैं, हनुमान जी के मन में आता है कि इतनी सफाई, इतनी स्वच्छता, इतनी सुंदरता, जहां शंख ध्वनि हो रही हो, जहां अर्चना हो रही हो रोज। उन्हें समझ में नहीं आता कि ये विरोधाभास कि वही रावण कैसे माता सीता का हरण करके ले आया। और वो बाद में फिर कहते हैं कि अहो रूप महो धैर्य महो सत्य महो द्वितीय अहो राक्षस राजस्य सर्व लक्षण युक्तता। लेकिन ये तो एक अलग मुद्दा हुआ, ये रावण के बारे में हो गया। सफाई पर जो विवरण है वाल्मीकि रामायण में लंका की, रावण की लंका की सफाई, तो उसमें वो अरण्य कांड में आता है। तो कहते हैं ताम नगैर विविधैर जुष्टाम सर्व पुष्प फलोपगय, कि पता नहीं कहां कहां से लाकर वृक्ष लगाए गए हैं, सारे फलों से लदे हुए हैं। और उनमें वृक्षों में कुछ वृक्ष तो हिमालय पर्वत से लाए गए थे, दूर दूर से पौधे लाकर अपनी वाटिका में लगाए थे रावण ने। और वृत्ताम पुष्करणी भिश्च नाना पुष्प सुशोभिताम, बड़े तड़ाग थे, तालाब थे सुंदर, जो वनस्पतियां थीं वो उनमें फूल खिले हुए थे, तरह तरह के फल तो थे ही, फूल भी खूब सारे, इस तरह के पौधे भी लगा रखे थे उसने। और वीथी संप्रेक्ष माणश्च, जो सड़कें थीं वो माणिक्य और दूसरे रत्नों से सजी हुई थीं। वीथी संप्रेक्ष माणश्च मणिकांचना तोरणाम, जो तोरण द्वार बने थे उन वाटिकाओं में प्रवेश के लिए, मणिकांचन, मणियां लगी हुई थी उनमें। और अशोक वनिका में उप्रावी वशत तत्सम तद्रुमान, तो जो वृक्ष थे उनकी शाखाएं, उनकी मतलब एक नज़र पड़ जाए तो आपको वशीभूत कर ले, इतना सौंदर्य उस लंका में, रावण की लंका में। लेकिन रावण का जन्मस्थान दुनिया के 10 सबसे गंदे नगरों में से तीसरे नंबर पर। ये कैसे बताया जाए, कैसे कहा जाए कि राम की नगरी के साथ रावण के जन्मस्थान की ओर भी सरकारी महकमा और जो भी लोग हैं वो ध्यान देंगे। इसमें मेरा निजी स्वार्थ भी है, क्योंकि मैं बिसरख में रहता हूँ। तो आज के अवध पंच में इतना ही भैया। अगले अंक में भेंट होगी, तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए, avodpanch@gmail.com पर लिखते रहिए। आपकी प्रतिक्रियाओं से हमें बल मिलता है, और आप आलोचना भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। बिल्कुल खुले दरवाजे हैं, जो कहना चाहें कहें। तो अगले अंक में आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए राम राम भैया।